सर्वेज हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। पहले जब इलेक्शन होते थे तो जिस आदमी को जो पार्टी पसंद होती थी वो उसको वोट डाल के आ जाता था। लेकिन इलेक्शन के अंदर ये जो अलग अलग तरीके के सर्वे होते हैं, जो अलग अलग तरीके का डेटा कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें डिस्कवर तो बाहर हुई और फिर धीरे धीरे करके इंडिया में आई। एक्चुअली हुआ क्या था, ईयर 1920 में एक जॉर्ज गैलप नाम का एक आदमी था जिसने अपनी पीएचडी थीसिस में एक टेक्निक डेवलप कर ली थी जिसमें वो कुछ सैंपल के बेसिस पे मास लेवल पे यूएस की जनता क्या सोचती है वो प्रेडिक्ट करने का तरीका निकाल लिया था उसने। और फिर कुछ टाइम बाद जॉर्ज जो था वो लोगों पे टेक्निक का यूज करता था, इनका सर्वे निकालता था और धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर्स को बेचना चालू कर दिया उसने। लोगों को भी ये जो अलग अलग तरीके के पोल्स होते थे, जो यूएस की जनता क्या सोचती है, इसको जानने में बहुत इंटरेस्ट आया और जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने भी खूब पैसा बनाया। और सबसे ज्यादा ये जो पोल था, गैलप पोल था, ये फेमस हुआ 1936 में। ईयर 1936 में गैलप पोल ने अपने मेथड का यूज करके ये प्रिडिक्ट किया कि इलेक्शन में लोग फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वही यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे। और जब इसके बाद रिजल्ट आए तो ये बात सच हो गई और फिर यहीं से ये गैलप पोल बहुत फेमस हो गया। और फिर धीरे धीरे करके बाकी कंट्रीज में भी जो इलेक्शंस होते थे वहां पे अलग अलग तरीके के इसी मेथड को यूज करके पोल्स होने लगे। सबसे ज्यादा एडवांस तरीकों का यूज करके जो पोल किया वो यूके ने अपने इलेक्शन में किया। और ऐसे करके जब दुनिया भर में ये इलेक्शंस बहुत फेमस हुए तो ईयर 1979 में इंडिया में भी इसकी एंट्री हुई। तो इस टाइम पे एनडीटीवी वाले प्रणय रॉय और अशोक लहरी ने, दो मार्केट रिसर्चर्स थे, डोराब सुपारीवाला और केएमएस टीटू आलूवालिया, इनको बुला के इंडिया में भी ओपिनियन पोल के जो सर्वे होते हैं उनको स्टार्ट करवा दिया। इन्होंने लोकसभा के इलेक्शन के पोल्स बना के इंडिया टुडे की मैगजीन में पब्लिश करे। और जब ये पोल्स इलेक्शन बाय इलेक्शन इंडिया के अंदर भी सही होने लगे तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये इंडिया के अंदर भी फेमस हो गया। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम तक, यानी कि ईयर 1979 तक ओपिनियन पोल जो होते थे वही चलते थे, एग्जिट पोल की एंट्री नहीं हुई थी। इलेक्शन के टाइम पे एग्जिट पोल का जो कॉन्सेप्ट था उसकी एंट्री ईयर 1980 में हुई थी। तो देखिए, ओपिनियन पोल जो होते हैं वो इलेक्शन होने से पहले होते हैं जिसमें सिंपली लोगों के ओपिनियन लिए जाते हैं कि क्या लग रहा है उनको कि कौन जीत सकता है या फिर वो किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं। जैसे इस बार अभी 2024 वाले इलेक्शन में 19 अप्रैल को इलेक्शन होने थे तो इलेक्शन कमीशन ने 16 अप्रैल तक की डेडलाइन रख दी थी कि इस डेट से पहले जो भी ओपिनियन पोल पब्लिश करने हैं वो कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। अब ये सारे रूल बताऊंगा मैं आपको भी। तो इस बार ये जो 2024 के जो ओपिनियन पोल आए थे वो ये आए थे। और वहीं एग्जिट पोल की बात करें तो वो थोड़ा अलग होता है ओपिनियन पोल से। वो इलेक्शन होने के बाद जब वोटर वोट दे के आ रहा होता है तब होते हैं, तब वोटर से पूछा जाता है कि वो किसके सपोर्ट में है या फिर वो किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं। जैसे इस बार की बात करें तो 1 जून की शाम को एग्जिट पोल के जो रिजल्ट थे वो ब्रॉडकास्ट होना चालू हो गए थे। तो ईयर 1980 आते आते ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल इंडिया के अंदर एंट्री मार चुके थे और लोग इनको सीरियसली भी लेने लगे थे। और सबसे ज्यादा एग्जिट पोल के रिजल्ट का हल्ला हुआ था वो हुआ था ईयर 1984 में, जब इनकी प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट हुई थी। कांग्रेस की जीत मिली। तो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को चलाने वालों की और उनका सर्वे करने वालों की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इंडिया के अंदर सेफोलॉजिस्ट नाम का एक प्रोफेशन भी स्टार्ट हो गया जिसका काम था इन सर्वेस के थ्रू इलेक्शन के अंदर प्रेडिक्शन करना। और ये जो सर्वे कराने वाली जो पोलिंग एजेंसीज थी इन्होंने भी अपनी टेक्निक को टाइम के साथ साथ एडवांस किया। सिर्फ एक ही तरीके की सैंपलिंग पे इन्होंने भरोसा नहीं किया, जैसे क्लस्टर सैंपलिंग। ये इतने मेथड यूज होने लगे सर्वे के लिए और आज की डेट में तो ये पोलिंग एजेंसीज एआई डैशबोर्ड का भी यूज करती हैं। अब देखिए, जो अलग अलग तरीके के पोल्स थे फेमस तो बहुत हो गए थे, मीडिया हाउसेस को भी बहुत टीआरपी मिल रही थी इसकी वजह से। लेकिन धीरे धीरे इसकी वजह से इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम था वो इफेक्ट होने लगा। वोटर्स जो थे वो इन्फ्लुएंस होने लगे और इन पे अलग अलग तरीके के एलिगेशंस लगने लगे। कई कई जगह पे ऐसी भी सिचुएशन हो गई थी कि जो पोल्स प्रिडिक्ट कर देते थे उसी के हिसाब से रिजल्ट जो था उस पर फर्क पड़ जाता था। ये डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। और इसके साथ साथ पैरेलली एक चीज और स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी ये खुद का सर्वे कराने लगी थी। मतलब कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, ये पोलिंग एजेंसीज तो करा ही रही थी और इसके साथ साथ एक चीज और शुरू हो गई थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी इन्होंने सर्वे करवाने के लिए खुद की अलग से और एडवांस पोलिंग एजेंसीज बना के पोलिंग करवानी शुरू कर दी थी, ताकि उनको पता चल सके कि वो कहां पे हार रहे हैं, कहां जीत रहे हैं, कौन सी कास्ट उनको पसंद कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। और फिर इसी के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रेटेजी बनाती थी। और ये चीज आज की डेट में भी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज खुद का अलग से सर्वे कराती हैं और फिर स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है। एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे 2017 के यूपी के इलेक्शन में एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर जैसी एजेंसीज को टास्क दिया गया था कि सर्वे करके वो ये पता करें कि लोग किस योजना या फिर मुद्दों को इंपॉर्टेंस दे रही हैं। तो जब इन्होंने ये सर्वे किया तो इस रिपोर्ट में आया कि लोग प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के तहत जो फ्री में एलपीजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं और सब्सिडीज दी जा रही हैं ये बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। किसी भी नेता का भाषण उठा के देख लो, नेता अपने भाषणों में कोई भी चीज ऐसी हवा में नहीं बोल देता है, हर चीज कैलकुलेटेड होती है, डेटा से बैक्ड होती है। और जो मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जाती है वो भी इन्हीं डेटा के ऊपर बेस्ड होती है और जानबूझ के फैलाई जाती है। इन पोलिंग एजेंसीज डेटा और टेक्नोलॉजी का यूज करके इलेक्शन के टाइम पे नेताओं को
आपके बारे में आपसे ज्यादा पता होता है और भाषणों में किस कास्ट और रिलीजन को क्या बोल के इंप्रेस करना है, ये सारी चीजें डेटा और सर्वे से निकाल के नेता आपके सामने परोस देता है। आपको लगेगा कि आप अपनी मर्जी से जाके वोट दे रहे हो, लेकिन एक्चुअल में एक प्लान तरीके से सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन देके आपसे वोट डलवाया जाता है। तो देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था अभी कि उस टाइम पे भी जब ये पोल्स होते थे तो इनको लेके बहुत आवाजें उठने लगी थी, क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्शन जो थे वो फेजेस में होते थे और इन पोल्स और रिपोर्ट्स के आने के बाद जो बाकी के फेजेस होते थे उन पे बहुत इंपैक्ट पड़ता था। तो फिर इन प्री इलेक्शन पोल्स को लेके कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने आवाज उठाई कि वोटर इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसे बंद होना चाहिए। और सबसे ज्यादा अपोज इन प्री इलेक्शन पोल्स का ईयर 1996 के इंसिडेंट के बाद हुआ, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को प्री इलेक्शन पोल्स के लिए रूल्स बनाने पड़े। एक्चुअली हुआ क्या था कि ईयर 1996 में पोलिंग एजेंसीज ने प्रेडिक्ट किया कि इस बार हंग पार्लियामेंट फॉर्म होगी। हंग पार्लियामेंट मतलब कि कोई भी पार्टी जो है वो सरकार नहीं बना पाएगी, और जैसा इन पोल्स ने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब इस इंसिडेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टी जो थी इन प्री इलेक्शन पोलिंग को मॉडल को लेकर अपोज करने लगी कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जनता इन प्री इलेक्शन पोल्स के हिसाब से चल रही है। कई पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर तो ये भी एलिगेशन लगे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज पैसा देके इन पोलिंग एजेंसीज को खरीद रही हैं और अपनी हवा बनवा रही है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है और ये तो एक लोकतंत्र की हत्या है। तो ये जो पोलिंग एजेंसीज थी इनका एक पूरी तरीके से बिजनेस बन चुका था। हालांकि आज की डेट में इन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेके रूल्स बने हुए हैं, लेकिन आज की डेट में भी एलिगेशन लगते हैं कि इनको मैनिपुलेट किया जाता है। SY कुरैशी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि ये जो पोलिंग एजेंसीज हैं ये बड़े आराम से दो रिपोर्ट देने के लिए राजी हो जाती हैं। एक तो ओरिजिनल देती हैं जो एक्चुअल डेटा सर्वे का आया होता है, दूसरी गलत रिपोर्ट जो पैसा देके जैसी रिपोर्ट बनवाना चाहे वैसी बना के वो दे देंगी। 2014 के इलेक्शन के टाइम पे न्यूज एक्सप्रेस के 7 रिपोर्टर्स ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिशियल्स बनके 11 प्री इलेक्शन पोल कंपनीज के पास गए और उनसे बोला कि आप जो पोल्स पब्लिश करोगे उसमें हमारी पार्टी को जीतता हुआ दिखा दो, भले जो भी रिजल्ट आ रहा हो आपका, उससे हमें मतलब नहीं है, हमारी पार्टी को जीतता हुआ दिखा दो। तो इसमें 2 एजेंसीज तो ऐसी थी जिन्होंने साफ मना कर दिया, एक AC निल्सन और दूसरी CSDS लोकनीति। इन 2 एजेंसीज ने ये जो रिपोर्टर्स थे जो ये फेक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे, इनसे बात तक करने को मना कर दिया। एक एजेंसी थी सी वोटर्स और उसके साथ साथ कुछ 11 छोटी पोलिंग एजेंसीज थी, उनके पास गए और उनका स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग ऑपरेशन में सी वोटर के MD यशवंत देशमुख कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत ट्वीकिंग तो हो सकती है लेकिन पूरा गलत दिखाना मुश्किल होगा। मतलब कि और जब ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आया तो सी वोटर ने कहा कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो है ये एडिटेड है। तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि ईयर 1996 में जब ये हंग पार्लियामेंट वाला इंसिडेंट हुआ था तो फिर इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद एंट्री होती है इलेक्शन कमीशन की। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास एक पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत, ये इलेक्शन को सही से करवाने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू कर सकती हैं। तो ये जो हंग पार्लियामेंट वाला इशू हुआ था इसके कुछ साल बाद ही ईयर 1998 में इलेक्शन होने थे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में। और इन इलेक्शंस को सही से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत गाइडलाइन इशू की, जिसमें यह था कि प्री इलेक्शन पोल्स ये जो पब्लिश करे जा रहे हैं, ये जो पूरा गेम चल रहा है, ये अब नहीं चलेगा। इस इलेक्शन में न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर जो है इलेक्शन के दौरान प्री इलेक्शन पोल्स जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। अब इस चीज से मीडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, TRP का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन मीडिया को मानना पड़ा और इलेक्शन कमीशन के इस एक स्टेप की वजह से ये जो इलेक्शन थे बहुत ही आराम से कंप्लीट हो गए। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1999 में लोकसभा के इलेक्शन होने थे और इस बार इलेक्शन कमीशन ने फिर से सेम गाइडलाइन इशू करी पोलिंग्स के ऊपर, यह कहकर कि अब प्री इलेक्शन पोल्स जो है वो मीडिया इलेक्शन के टाइम पे ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती क्योंकि इससे वोटर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। अब असेंबली इलेक्शन तक तो ठीक था, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में नुकसान ज्यादा था, इसको ज्यादा लोग देखते थे, ज्यादा TRP होती थी, तो मीडिया का नुकसान ज्यादा था। तो मीडिया के एक सेक्शन ने इलेक्शन कमीशन की इस गाइडलाइन को मानने से साफ मना कर दिया और जब इस गाइडलाइन को मानने से मना कर दिया तो इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चारा नहीं बचा, इलेक्शन कमीशन को कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद भी कोर्ट ने कहा कि ये जो गाइडलाइंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैलिडेट नहीं हो पा रही हैं। तो फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये जो गाइडलाइंस थी इनको हटाना पड़ा। अब इन इलेक्शन में तो इलेक्शन कमीशन जो था वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इसके बाद ईयर 2004 में इलेक्शन कमीशन लॉ मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का जो कानून था उसको अमेंड करवाता है और फिर सेक्शन 126A को लाके इलेक्शन के टाइम पे ये जो सर्वे होते हैं इन पे लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस लगवा दी। मतलब कि जिसका जब मन हो कोई भी रिपोर्ट उठा के, कोई भी पोलिंग उठा के वोटर के सामने इलेक्शन के टाइम पे ऐसे ब्रॉडकास्ट भी करना है तो उससे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जो कि हर मीडिया हाउस को फॉलो करने होंगे, वरना सजा होगी। और फिर यहीं से देश के अंदर ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो, इनके रूल्स आए। इन रूल्स में सबसे पहली चीज ये थी कि ऐसे ही कोई भी कंपनी उठा के सर्वे करने लगती है, जो कि अब से नहीं होगा। अब जो भी कंपनी ये प्री इलेक्शन पोल्स करवाएगी उसको पहले इलेक्शन कमीशन से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो एजेंसी के पुराने रिकॉर्ड को ट्रैक करेगा, पोलिंग एजेंसी किस तरीके से पोलिंग करवा रही है, क्या मेथड और टेक्निक यूज कर रही है, क्वेश्चंस कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, वो सब
सब पोलिंग एजेंसीज को सबमिट करने होंगे इलेक्शन कमीशन को। इन सब अप्रूवल के बाद फिर एजेंसी जो होगी वो एलिजिबल होगी प्री इलेक्शन सर्वे करवाने के लिए। अभी जो इंडिया के अंदर मेन रजिस्टर सर्वे करने वाली कंपनीज हैं वो ये हैं जिनके पोल्स आप देखते हो। दूसरी चीज, ओपिनियन पोल के लिए अलग और एग्जिट पोल के लिए अलग रूल्स बनाए गए। ओपिनियन पोल के लिए कहा गया कि इलेक्शन जिस दिन होना है उससे 48 आवर्स पहले तक ही आप अपने ओपिनियन पोल के जो रिजल्ट्स हैं वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जब तक वोटिंग का आखिरी फेज कंप्लीट नहीं हो जाता आप तब तक न्यूज चैनल या फिर न्यूज़पेपर पे इनको बैक टू बैक आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, उससे वोटर इन्फ्लुएंस हो जाता है। और ओपिनियन पोल के लिए जो 48 आवर्स रखा गया है, इसको आप सुनते होंगे 48 आवर्स साइलेंस पीरियड या फिर इलेक्शन साइलेंस, ये नाम दिया गया है इसको। जैसे मान लो 1 अप्रैल को चुनाव है तो 30 मार्च को शाम 5 बजे के बाद से ओपिनियन पोल की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो बंद हो जाएगी। कोई उसके बाद भी किसी तरीके से ओपिनियन पोल्स को चला रहा है तो एक तरीका का क्राइम है। और इसके साथ साथ एग्जिट पोल के लिए जो रूल्स बनाए गए वो एकदम अलग बनाए गए, क्योंकि एग्जिट पोल से सबसे ज्यादा वोटर इन्फ्लुएंस होता था, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा थी ओपिनियन पोल के कंपैरेटिवली। क्योंकि एग्जिट पोल जो होते हैं वो जस्ट वोटर वोट देके आया होता है तो इसका इंपैक्ट ज्यादा होता है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। और इसको अगर अलाउ किया जाता है तो पहला फेज तक तो ठीक है, लेकिन बाकी के जो फेजेस होते हैं उनमें जो वोटर होता है इसके रिजल्ट देख के वो इन्फ्लुएंस होता है। तो एग्जिट पोल के लिए रूल रखा गया कि जब तक इलेक्शन का आखिरी फेज का आखिरी वोट ना पड़ जाए उसके 30 मिनट बाद ही एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कोई भी मीडिया हाउस या न्यूज़पेपर ब्रॉडकास्ट कर सकता है। मान लो 1 जून को अगर 5 बजे आखिरी वोट पड़ा है तो 30 मिनट बाद यानी कि 5:30 पे एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स हैं उनको ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। और इसमें एक चीज और मेंशन की गई है कि एग्जिट पोल के रिजल्ट जो है वो ऐसे ही उठा के नहीं शेयर कर दिए जाएंगे, उनका सैंपल साइज क्या है, मेथड क्या यूज हुआ है, रॉ डेटा जो है वो सारा कुछ आपको पब्लिक करना होगा, लेकिन ये फॉलो